नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरके वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मौर्य कालीन जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसकी। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने देखा कि किस तरीके से नंद वंश के राजाओं ने मगध की सीमाओं को हिमालय से लेकर के गोदावरी तक के एरिया में कर दिया था, गोदावरी नदी तक के क्षेत्र के एरिया में कर दिया था। और नंदवंश के अंतिम राजा घननंद को मार करके किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी सिलसिले में आज हम देखेंगे कि मौर्य वंश को कौन से ऐतिहासिक ज्ञात रूप से स्रोत हैं। मौर्य वंश को जानने के लिए आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किसी राजवंश का इतिहास जानने के लिए सर्वप्रथम उस वंश से संबंधित स्रोतों के विषय में जानने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम किसी राजवंश के इतिहास को समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्रोत जानना पड़ेगा कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम उस इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व को या उस इतिहास के राजवंश के तमाम राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से हम देखें तो इनमें से कुछ स्रोत समकालीन होते हैं और कुछ परिवर्ती हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो इसमें से स्रोत होते हैं वो समकालीन भी हो सकते हैं राजवंश के, और बहुत सारे बाद के भी हो सकते हैं। तो मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत तीन प्रकार के हैं। हम देखते हैं कि मौर्यकालीन समाज को समझने के लिए, राजवंश को समझने के लिए हम तीन प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, विवरण। तो इन सारे स्रोतों का हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत की चर्चा सबसे पहले करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताया जाता है कि इस स्रोत के अंतर्गत मानव द्वारा प्रयोग की गई 100 वर्ष से अधिक प्राचीन समस्त वस्तुओं को समाहित किया जाता है। जाने अनजाने मानवों ने जिन वस्तु को स्पर्श किया अथवा बनाया वो सब पुरावशेषों की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी तो मानव स्वयं ही कंकाल के रूप में पुरावशेषों में सम्मिलित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक अधिनियम है पुरावशेष एवं कलाकृति अधिनियम 1972। उसके हिसाब से यह सिद्ध हुआ है कि जो 100 वर्ष से प्राचीन, आज से 100 वर्ष से जो प्राचीन धरोहर है वो सब कुछ पुरावशेष माने जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसमें पाषाण उपकरण, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, कला की विभिन्न विधियां और जानवरों तथा मनुष्यों की हड्डियां इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो जो पुरातत्व है उसके अंतर्गत पाषाण के उपकरण, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मिट्टी के बर्तन और जो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है कला से संबंधित, और जो अस्थियां मिल रही हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें पुरावशेषों में समाहित की जाती हैं। वैसे पुरातत्व को परिभाषित करते हुए जयनारायण पांडे जी अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में लिखते हैं कि पुरातत्व से आशय ऐसे विषय से है जो एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम एवं पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनियोजित देश तथा काल के संबंध अवशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से हम देखें कि पुरातत्व का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बृहद है और उसी के जो अवशेष हमको मिल रहे हैं तत्कालीन समय के वो स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि मौर्य काल में कौन कौन से स्रोत मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि प्री मौर्यन चरण में, या हम कहें कि अशोक से पहले हमको मिलता है सोहगौरा ताम्रपत्र लेख। सोहगौरा कहाँ है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। और महास्थान लेख जो बोगरा जिला बांग्लादेश में है, ये दोनों ही अकाल से संबंधित थे। इन दोनों लेखों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संभवतः, और
उसी के समय में ये अन्न के भंडारण के लिए लिखवाया गया था कि यहाँ से अन्न का भंडारण अलग अलग क्षेत्र में, जैसे महास्थान में पुंड्रवर्धन था तो पुंड्रवर्धन के क्षेत्र में बंटवाया गया। ऐसे ही सोहगौरा में जो मिला हुआ ताम्रपत्र है वो भी यही बताता है कि अन्न भंडारण के लिए ही ये अभिलेख लिखवाए गए हैं। इसके अलावा अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम आगे देखेंगे। तथा शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है। तो जो एक शक महाक्षत्रप है रुद्रदामन, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भी हमको मौर्यकालीन राजाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है, खास तौर से किन राजाओं के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आगे हम देखते हैं। अशोक के लगभग 40 से भी अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। तो अशोक के तो बहुत बड़ी मात्रा में अभिलेखों की प्राप्ति हो चुकी है और इन लेखों से उसके शासन के प्रायः समस्त घटनाओं एवं उसके समय के समाज के विषय में प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो जाती है। तो जो ये अभिलेख हैं वो उसके शासनकाल के विषय में बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देते हैं और हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं इन अभिलेखों के आधार पर, इन अभिलेखों के लेखों के आधार पर कि किस तरीके का समाज मौर्यकाल में था। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिनको डी.आर. भंडारकर कहा जाता है, इन्होंने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। डी.आर. भंडारकर साहब ने तो सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को बताने का प्रयास किया है। तो अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य साम्राज्य के विषय में एक सुदर्शन नामक झील के संदर्भ में कुछ सूचनाएं प्रदान करता है। इसे ही अशोक का गिरनार अभिलेख कहते हैं। मतलब जो अशोक का गिरनार अभिलेख है, 12वां संस्करण है गिरनार संस्करण, वो यही है जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर चंद्रगुप्त मौर्य का लेख लिखा हुआ है, जिसमें पता चला कि काठियावाड़ गुजरात वाले क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य कितना सशक्त था जल की व्यवस्था को लेकर के, और उसने वहां पर उर्जयत और पलासनी नामक नदियों से निकलने वाले जल को एकत्रित करके एक बड़ी झील बनाई जिसको सुदर्शन झील कहा जाता है। इसके बाद अशोक के समय में तुषास्प नाम का जो गवर्नर है वो बहुत सारी नहरें निकलवाता है। आगे हम देखते हैं कि जब शक महाक्षत्रप रुद्रदामन आता है तो उसके समय में सुविशाख यहाँ का गवर्नर हुआ करता है, वो इसका मरम्मत करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। और फाइनली रूप से जो स्कंदगुप्त है गुप्त शासक, इसने भी इस क्षेत्र में कृषि को लेकर के, जल के संरक्षण को लेकर के कार्य किया। आगे देखें, साहित्यिक स्रोतों की अब बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में पाली पाकित में लिखित बौद्ध एवं जैन ग्रंथ तथा संस्कृत में लिखित ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें हमको बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा मिलता है मौर्य वंश को समझने के लिए। इनमें से अधिकांशतः परवर्ती काल में लिखे गए। तो जो ये साहित्य लिखा भी गया है, जो ये सूचना दे भी रहा है, वो परवर्ती काल में लिखा गया प्रतीत होता है। तो बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश तथा दिव्यावदान इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती शासकों के विषय में सूचना मिलती है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जो कि मौर्य वंश के प्रतापी राजाओं में से हैं, उनका उल्लेख मिलता है। ये बात हमको बौद्ध ग्रंथों से पता चलती है। जैन ग्रंथों में देखें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो जो भद्रबाहु का कल्पसूत्र है या जो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है,
उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए कई सारे इतिहासकार यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्मानुयायी था। ब्राह्मण धर्म के संस्कृत ग्रंथों में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो कि एक नाटक थी, इनका प्रमुख रूप से उल्लेख किया। ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म के संस्कृत ग्रंथ जो हमको सूचना प्रदान कर रहे हैं मौर्य राजवंश के राजाओं के विषय में, उनमें से पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस का हम प्रमुखता से नाम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी विवरणों की, कि विदेशियों के द्वारा कौन कौन से संदर्भ मौर्य काल के राजाओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। तो इनमें से क्लासिकल अर्थात यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो विदेशी लेखक हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से यूनानी और रोमन लेखकों की बात की जा सकती है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको पाली में चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। तो जो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहता है। सर्वप्रथम कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस तथा एंड्रोकोप्टस नामों का तादाद में चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया। तो जब ये नाम प्राप्त होते हैं तो इसको लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ, कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि ये सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस कौन है। तो इस विषय पर काम करते हुए संस्कृत के विद्वान थे सर विलियम जोन्स, उन्होंने ही इन राजाओं का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा था। इससे यह निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य मैसेडोनिया के शासक सिकंदर के समकालीन था। तो सिकंदर महान जो मैसेडोनिया के क्षेत्र का था वो इसका समकालीन था। ये समझने में आसानी तब हो गई जब इन यूनानी लेखकों के संदर्भों को समझा गया और सैंड्रोकोटस की जो बुद्धि है उसको सुलझा ली गई। सिकंदर के समकालीन लेखकों नियार्कस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त के विषय में कुछ सूचना प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भी आए या लेखक भी आए, जिनमें नियार्कस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस नाम के 3 लेखक थे। उन लोगों ने भारत की परिस्थिति को समझते हुए इधर के क्षेत्र के जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी उनके विषय में सिकंदर को बताया था, और इसी क्रम में उन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताया था। इसीलिए जो ये 3 लेखक हैं इनसे हमें मौर्य काल के राजाओं के विषय में, या ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ सूचना प्राप्त होती है। सिकंदर के बाद के लेखकों में यूनानी शासक सेल्यूकस, जिसकी उपाधि द निकेटर थी, उसके राजदूत मेगस्थनीज का हम प्रमुखता से उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी पुस्तक इंडिका है। ये मौर्य इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन मानी जाती है। जो मेगस्थनीज है उसकी पुस्तक इंडिका जो हमको मौर्यकालीन इतिहास के विषय में बताती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है, वो वैसे तो मूल रूप में प्राप्त नहीं होती, लेकिन इंडिका के बहुत सारे संदर्भ हमको अलग अलग लेखकों के पुस्तकों में प्राप्त हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस क्रम में वो लोग उसको कंपाइल करते हैं और एक अलग ही इंडिका बनाई जाती है। लेकिन वो इंडिका सही थी इस विषय में थोड़ा सा विचार विद्वान करते हैं, किंतु उसकी सत्यता तब प्रमाणित हो जाती है जब कुम्हरार में उत्खनन करते समय चंद्रगुप्त मौर्य का वो भवन लकड़ी का मिल गया, जला हुआ जो उसका बैठका था, सभा भवन था, वो मिल गया। तो इस तरीके से उसकी प्रामाणिकता
कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाती है। और जो उसने पाली ब्रोथा या पाटलिपुत्र के बारे में बताया था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया था, वो सारी चीज़ें लगभग इंडिका से मिल जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इंडिका को सही मानते हैं और यह मानते हैं कि कोई मेगस्थनीज नाम का राजदूत मौर्य दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसमें मेगस्थनीज ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का नाम पाली ब्रोथा बताया है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही। यहाँ के मौर्यकालीन समाज का वर्णन करते हुए उसने समाज को 7 भागों में वर्गीकृत बताया। वो कहता है कि जो मौर्यकालीन समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित है। उसने किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। वो ये कतई नहीं कहता है कि समाज 4 भागों में बटा हुआ है और लोगों के अपने अपने कार्य हैं, नियत कार्य हैं, वही वो करते हैं, ऐसा वो नहीं बताता, बल्कि वो बताता है कि 7 भागों में समाज बटा हुआ है। ना ही प्रतापी चक्रवर्ती सम्राटों चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने ही अपने अभिलेखों में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया है। एक तो इंडिका में हमको नहीं मिलता वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, और दूसरे जो ये चक्रवर्ती सम्राट हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे, इनके भी अभिलेखों में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। इसीलिए संशय खड़ा होता है कि क्या मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था थी। अब मैं एक नवीन रिसर्च पर आधारित आप लोगों को कंटेंट बताने जा रहा हूं जो कौटिल्य के विषय में है। कौटिल्य को लेकर के एक विवाद की स्थिति है कि क्या कौटिल्य नाम का कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था अथवा नहीं था। यदि था तो उसके क्या प्रमाण हैं, और नहीं था तो फिर उसके क्या प्रमाण हैं कि वो नहीं था। इस विवाद को लेकर के मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है, ये विद्वानों के विचार हैं और उन्हीं दोनों खेमे के विद्वानों के विचार को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था ना ही अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात है और ना ही विदेशी विवरण से, बल्कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ कौटिल्यीय अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। तो मौर्य काल में जो वर्ण व्यवस्था की बात कही जाती है वो कही जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से, बाकी अभिलेखों में भी नहीं है और इंडिका में भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक सहित किसी मौर्य शासक ने संस्कृत भाषा में कोई लेख क्यों नहीं लिखवाया। तो सवाल करते हैं दूसरे खेमे के विद्वान कि यदि संस्कृत उस समय थी एक भाषा के रूप में, तो उस भाषा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, और ना ही इस तरीके का कोई अभिलेख मिला हुआ है जो देवनागरी लिपि में हो और संस्कृत भाषा में हो। उस समय संस्कृत किस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी, जबकि वेन्सॉन्ग की पुस्तक सीयू की, या हम उसको वेन्सॉन्ग का भारत यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं, से ज्ञात होता है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी नालंदा में पाली पाकित को संस्कारित करके एक नई भाषा के रूप में संस्कृत का सृजन किया जा रहा था। तो जो वेन्सॉन्ग आया हुआ था उसने इस बात का स्पष्ट जिक्र किया है कि जो पाली और पाकित है उसी को संस्कारित करके नालंदा में एक नई भाषा का निर्माण किया जा रहा था जिसको संस्कृत कहा जा रहा था, और इसको ही उसने इंटरनेशनल भाषा बताया कि ये धीरे धीरे इंटरनेशनल भाषा बनेगी। क्यों? क्योंकि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी अलग अलग देश से अलग अलग भाषा सीख करके आते हैं, और भारत में चूंकि अलग अलग एरिए के अलग अलग विद्वान नहीं रखे जा सकते, द्वार पंडित नहीं रखे जा सकते, वो तो यहीं के पाली पाकित बोलने वाले रखे जाएंगे। उन्हीं को पहले संस्कृत सिखलाया जाएगा, फिर इसके बाद आने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी और तब जा कर के वो नालंदा में अपना एडमिशन लेंगे। इस तरीके की व्यवस्था बना करके एक इंटरनेशनल भाषा बनाई जा रही थी जिसको संस्कृत कहा जा रहा था। तो दूसरे खेमे के विद्वान ये कहते हैं कि भाई अगर संस्कृत भाषा थी उस समय तो फिर वो
मौर्य काल में कौन सी संस्कृत बोली जाती थी, जबकि वेन्सोंग के हिसाब से जो संस्कृत है वो पाली और प्राकृत को ही संस्कारित करके बनाई जा रही थी। ये एक प्रकार का प्रश्न है दूसरे खेमे के विद्वानों के लिए। विद्वान इस विषय में शोध कर प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर विद्वान दो वर्गों में विभाजित दिखलाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं वो दो खेमे कौन कौन सी बातें रखते हैं कौटिल्य के होने के लिए और ना होने के लिए। तो हम ब्रीफली यहाँ देखेंगे, बहुत विस्तृत नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे कि कौटिल्य को लेकर के ये विवाद क्यों है। तो पहले वर्ग में उन विद्वानों को रखा जा सकता है जिनकी संख्या अधिक है। उनके अनुसार कौटिल्य नाम का कोई भी व्यक्ति मौर्य लेखों या अभिलेखों एवं विदेशी संदर्भों से ज्ञात नहीं है। हाँ, अभिलेखों में चपड़ नाम का उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है जो अभिलेखों का उत्कीर्णक था, किंतु ये अभिलेख पाली प्राकृत में लिखे गए हैं, न कि संस्कृत में। इस प्रकार से चपड़ का तादात्म्य कौटिल्य से स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये विद्वान कह रहे हैं कि भाई जो चपड़ नाम मिल रहा है अशोक के अभिलेखों में, क्या वो चाणक्य हो सकता है, क्या वो कौटिल्य हो सकता है, क्या उसका तादात्म्य कौटिल्य से स्थापित कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अशोक के अभिलेख हैं वो पाली प्राकृत में लिखवाए गए हैं और यह मान्यता है कि उसने संस्कृत में बोला था और अपना लेखनी भी देवनागरी में किया हुआ था। तो इस तरीके से ये बात समझ में नहीं आती है कि उस समय कोई कौटिल्य था और उसने जो है संस्कृत में लेखन कार्य किया था। ये एक खेमे के विद्वानों का क्लेम है। अब हम दूसरे खेमे के विद्वानों का क्लेम देखेंगे। दूसरे वर्ग के विद्वानों का मानना है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दूसरे जो वर्ग के विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि कौटिल्य था ही नहीं बल्कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। उसने ही उसको मगध का राजा बनाया था। घननंद को मारकर नंद को मारकर मगध का राजा किसने बनाया? तो वो बनाया था कौटिल्य ने। ये बात विद्वान मान रहे हैं दूसरे खेमे के। वो तक्षशिला में संस्कृत भाषा एवं नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान करता था। तो वो ये भी कहते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर वो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर भी था, आचार्य भी था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री ही था। उसने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार एवं राजधानी पाटलिपुत्र में रहते हुए अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें उसने मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई दूसरे वर्ग के विद्वानों की तरफ से कि जो हमको मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था दिखलाई दे रही है वो दिखलाई दे रही है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य को स्थापित करते हुए ये विद्वान बता रहे हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कई साम्राज्य दिलवाया हुआ था, भाग लिया था कौटिल्य ने और कूटनीतिज्ञतापूर्ण ढंग से वो चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा बन रहा था। इस तरीके से देखें तो दूसरे खेमे के विद्वान अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रमाण नहीं दिखलाई दे रहा है किसी प्रकार का पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। क्यों मजबूत नहीं है वो हम आगे देखते हैं। यह रोचक है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज एवं कौटिल्य दोनों एक साथ पाटलिपुत्र में रहे। हम यही कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो था राजधानी, वहाँ पर मेगस्थनीज भी आया था और कौटिल्य भी वहीं पर रहा हुआ था। तो ये दोनों साथ तो थे, किंतु ना तो अर्थशास्त्र में मेगस्थनीज का उल्लेख है और ना ही इंडिका में कौटिल्य का उल्लेख है। तो अगर ये दोनों समकालीन होते तो एक दूसरे की पुस्तकों में डेफिनेटली उल्लेख हुआ होता एक दूसरे लेखकों का, और इंडिका में यह मिलता कि पाटलिपुत्र में कोई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत के आचार्य थे। इस तरीके की बातें इंडिका में मिलती, किंतु इंडिका में संस्कृत की कोई
बात ही नहीं की गई है, इस तरीके के किसी लैंग्वेज की कोई बात नहीं कही गई है, और ना ही अर्थशास्त्र की तरह इंडिका में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो इस पर विद्वान विचार कर सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भारतीय विद्वानों को इस पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में कौटिल्य का मौर्य काल में होना समीचीन नहीं प्रतीत हो रहा है। तो जो साक्ष्य हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो कहीं से भी मौर्य काल में किसी कौटिल्य के होने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चपड़ की बात आती है तो जो चपड़ है वो उत्कीर्णक माना जा रहा है अशोक के अभिलेखों का। हम कौटिल्य का तादात्म्य चाणक्य से भी देखते हैं, तो चाणक्य से कौटिल्य का तादात्म्य किया जाता है तब जब 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। इसके बाद 1905 के बाद हम देखते हैं ए शाम शास्त्री को प्राप्त हो जाती हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि, जो मिलती है मद्रास संग्रहालय से, लेकिन वो लिखी हुई थी संस्कृत में, देवनागरी में, जबकि हम जानते हैं कि मौर्य काल में ना तो देवनागरी थी ना ही संस्कृत का कोई एविडेंस मिल रहा है। यदि संस्कृत जैसी कोई भाषा रही होती तो अशोक के डेफिनेटली कोई ना कोई अभिलेख संस्कृत में लिखाए गए होते। इसके अलावा अगर इस तरीके का कोई प्रधानमंत्री रहा होता तो उसका जिक्र अशोक अपने अभिलेखों में जरूर करवाता कि हमारे प्रतापी शासकों के साथ में प्रकांड विद्वान रहे हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया है और मगध की सीमाओं को बढ़ाने में मदद किया है। इस तरीके की बातें ज़रूर अशोक लिखवाता, लेकिन अशोक ने ऐसी बातें नहीं लिखवाई हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कौटिल्य के ऊपर विवाद की स्थिति है, और कौटिल्य को जो है समझने के लिए विद्वानों को चाहिए कि फिर से उस पर शोध कार्य प्रारंभ करें, एक नए सिरे से शोध करके यह प्रमाण ले आएं कि हाँ, इंडिका में कहीं शास्त्र में तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरीके से देखें तो एक विवाद की स्थिति खड़ी होती है कौटिल्य को लेकर के, जिसके विषय में अब विद्वान विचार करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो ये माना जाता था कि कोई कौटिल्य या चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में थे, लेकिन नवीन शोध के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मेल नहीं खा रही हैं और उसी को लेकर के विवाद है। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।